Hello guys, I'm Ishika from Futurism Academy. The topic for today is Section 24 of Hindu Marriage Act. So let's begin. Section 24 of Hindu Marriage Act क्या बात करते हैं हमारी मेंटेनेंस पेंडेलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। यहाँ पे पेंडेलाइट का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 24 हमारा प्रोसीडिंग में जितना भी एक्सपेंस लगा है उसके मेंटेनेंस की बात करता है। तो उसको रीड करते हैं। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर वाइफ और हस्बैंड, या तो वाइफ या हस्बैंड के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक्सपेंस को उठा फॉर हिज और हर सपोर्ट, खुद के सपोर्ट के लिए, एंड नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग। तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोर्ट में क्या कर सकती है? एप्लीकेशन डाल सकती है और रेस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट जो है वो रेस्पोंडेंट को फिर ऑर्डर कर सकती है कि प्रोसीडिंग से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है वो उसको देना पड़ेगा पिटिशनर को, चाहे वो उसको मंथली दे, मंथली जितने भी कोर्ट अमाउंट फिक्स कर देगी वो देना पड़ेगा, या फिर सारा एक साथ जितने भी एक्सपेंस आपका टोटल लगा है वो आपका प्रोसीडिंग के बाद एक साथ रेस्पोंडेंट पिटिशनर को दे देगा। हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ओन इनकम, इसके अंदर कोर्ट क्या देखेगा? पिटिशनर की इनकम भी देखेगा। कोर्ट क्या देखेगा? अगर पिटिशनर के पास इतनी इनकम है, इतनी सोर्स ऑफ इनकम है कि वो खुद का एक्सपेंस उठा सकता है प्रोसीडिंग का, तो कोर्ट इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और इसके साथ साथ कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट की इनकम को भी देखेगा। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे ये वाइफ है, वाइफ ने पिटीशन फाइल करी है कोर्ट के अंदर डाइवोर्स की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, या जुडिशियल सेपरेशन की, किसी भी चीज की पिटीशन फाइल करी है। ठीक है, बट वाइफ के पास प्रोसीडिंग के एक्सपेंस उठाने के लिए इतनी इनकम नहीं है, तो वाइफ क्या करेगी? इसी पिटीशन के साथ सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी लगा देगी। क्या लगाएगी? कि मैं पिटीशन फाइल कर रही हूँ बट मेरे पे इस प्रोसीडिंग को कैरी करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए इतना एक्सपेंस नहीं है। तो क्या लिखेगी वो एप्लीकेशन में? कि मेरा जो भी खर्चा है एक्सपेंसेस का वो सारा रिस्पोंडेंट को उठाना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन हो गया? हस्बैंड। ठीक है, अब वाइफ और हस्बैंड दोनों इस सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 24 में दोनों की एप्लीकेशन आ सकती है, ये खाली वाइफ के लिए नहीं है सेक्शन। बट अगर हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की, उसके अंदर सेक्शन 36 है जो खाली वाइफ को ही अलाउ करता है सेक्शन मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेनलाइट के लिए। खाली वाइफ ही उसमें फाइल कर सकती है सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। वाइफ और हस्बैंड जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो पिटीशन के साथ भी उसको फाइल कर सकता है और वो प्रोसीडिंग के बीच में भी उसको फाइल कर सकता है, और हस्बैंड जो है वो उसको अपने WS के साथ भी फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शेयर एज फार एज पॉसिबल टू डिस्पोज विद इन 60 डेज। इसमें बोला है जो भी एप्लीकेशन आएगी प्रोसीडिंग के एक्सपेंस के लिए, जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको 60 डेज के अंदर डिस्पोज करना होगा, खत्म करना होगा। कब से 60 डेज हमारे कब से कैलकुलेट होंगी? जब नोटिस मिल जाएगा रिस्पोंडेंट को, जब नोटिस मिल जाएगा तब से 60 डेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 24 जो कि आपके एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की बात करता है। तो इसमें कौन कौन से आपके एक्सपेंस आते हैं प्रोसीडिंग से रिलेटेड? द स्कोप ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, इसके अंदर आपकी आती है कोर्ट फी। जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो हमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है, तो इसके अंदर कोर्ट फी भी क्लेम कर सकता है पिटिशनर। लॉयर्स फी, जो भी लॉयर की एडवोकेट फी है, केस हम जब हम फाइल करते हैं हमें एडवोकेट फीस देनी पड़ती है, तो इसके अंदर आपका ये भी इंक्लूड होगा। और एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन गेटिंग सर्विस ऑफ विटनेस,
कभी कभी केस में हमें विटनेस बुलाना पड़ जाता है, तो उसके अंदर जो भी विटनेस को हमें एक्सपेंस देना पड़ता है वो भी आपका एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग में आता है। और जेरोक्स, जो भी हमारा फोटो स्टेट में जेरोक्स कॉपी में लगता है मनी, वो भी हमारा एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर आता है। टाइपिंग चार्जेस, जो भी टाइप करवाने में चार्ज लगता है पिटीशन को WS को, वो भी सारे इसमें आता है। और प्रोसेस फी, जो भी आपकी प्रोसेस फी लगेगी वो भी हमारा, ये सारा हमारा एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर आता है। तो पिटिशनर सेक्शन 24 में एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की जब एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसको इन सारे एक्सपेंसेस से रिलीफ मिलेगा, और ये रिलीफ, ये सारे एक्सपेंस को कौन भरेगा? आपका रेस्पोंडेंट, ठीक है, जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुई है वो इसको सारे एक्सपेंस को फुलफिल करेगा। अब सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जो भी ला रहा है, हस्बैंड और वाइफ कोई भी ला रहा है, तो कोर्ट जो है इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। किन किन ग्राउंड पर रिजेक्ट कर सकता है? अगर कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अगर वाइफ एप्लीकेशन फाइल कर रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपने प्रोसीडिंग के एक्सपेंस को उठा पाए, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। और कोर्ट क्या देखेगा? कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। कोर्ट क्या देखेगा? कंडक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टी डज नॉट मैटर। पार्टी का क्या कंडक्ट है? जैसे वाइफ ने केस फाइल करा है कोर्ट में, डाइवोर्स लेना है उसको एडल्ट्री, ठीक है, इसके अंदर कोर्ट ये नहीं देखेगा कि कौन गलत है कौन सही है, पार्टी का क्या कंडक्ट है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रोसीडिंग के अंदर ही प्रूव करनी है। तो कोर्ट ये चीज़ नहीं देखेगा कि पार्टी का क्या कंडक्ट है, कौन गलत है। कोर्ट का इस चीज़ पे, उस एप्लीकेशन पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इनकम ऑफ बोथ द पार्टी, जो मैंने आपको बताया अभी, सोर्स ऑफ इनकम, कि अगर वाइफ के पास इतनी इनकम है या हस्बैंड के पास इतनी इनकम है कि वो अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं प्रोसीडिंग के, तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हु आर डिपेंडेंट ऑन द पार्टी, जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, रेस्पोंडेंट जो है, रेस्पोंडेंट पे कौन कौन डिपेंड है? उसकी अनमैरिड सिस्टर, यानी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि उसको एक्सपेंस भी उठाना पड़ता है। ओल्ड एज पेरेंट्स, अगर उसके ऊपर उसके माँ बाप है, ओल्ड एज पेरेंट्स है, तो कोर्ट ये सारी चीज़ भी कंसिडर करेगा इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले कि रेस्पोंडेंट पे कितने लोग डिपेंड हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 24, तो सेक्शन 24 का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प देना, किसको? तो द क्लेमेंट स्पाउस, जो भी क्लेम करना चाहता है मेंटेनेंस सेक्शन 24 में, इन ऑर्डर फॉर देम टू कैरी ऑन विद द प्रोसीडिंग, ताकि वो प्रोसीडिंग आके चला पाए और खुद को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो सेक्शन 24 का सिंपल सा मोटिव है कि जो भी पार्टी क्लेम कर रही है सेक्शन 24 के अंदर, वो सारा एक्सपेंस रेस्पोंडेंट उठाए, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सेक्शन 24 में मेंटेनेंस आप तब तक ही ले सकते हो जब तक आपकी प्रोसीडिंग चल रही है। जब आपकी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी तब आप मेंटेनेंस इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। मेंटेनेंस को आप चाहे एक साथ ले लो या फिर मंथली जो कोर्ट अमाउंट फिक्स करेगा उसमें ले सकते हो। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है सेक्शन 24 ऑफ इंटरमैरिज एक्ट पे। फर्स्ट केस है कंचन वर्सेस कमलेन 1993 का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बोला था सेक्शन 24 अलाउ बोथ, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अलाउ करता है कि वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। खाली ये सेक्शन वाइफ के लिए नहीं है, खाली सेक्शन ये वाइफ के लिए आपका स्पेशल मैरिज एक्ट में है, बट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अलाउ करता है। However, husband must show फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। हस्बैंड को या तो अपनी फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी जो उसको अर्न करने से रोक रही है। अगर हस्बैंड कोर्ट में पिटीशन लेके आता है, इसकी एप्लीकेशन लेके आता है सेक्शन 24 के अंदर,
एप्लीकेशन अगर हस्बैंड लाता है तो कोर्ट क्या बोलेगी उसको कि तुम अर्न क्यों नहीं कर रहे हो। कोर्ट उससे सीधा क्वेश्चन पूछेगी कि तुम अर्न क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ें तुम्हें अर्न करने से रोक रही। तो हस्बैंड को ये दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों अर्न नहीं कर रहा है। उसको अपने फिजिकल, कोई भी फिजिकल की उसके हाथ पैर में लगी हुई है या फिर वो नहीं चल सकता, वो पैरालाइज्ड है, ये दिखानी पड़ेगी। या फिर मेंटल डिसेबिलिटी की वो इंसेन है इसलिए नहीं कमा पा रहा। तो हस्बैंड को या तो फिजिकल या मेंटल अपनी डिसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, तभी वो सेक्शन 24 में क्लेम कर सकता है एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। एक और केस है प्रीली मरिहार वर्सेस कैलाश सिंह परिषद 1975 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, द कोर्ट डिटरमाइंड दैट इट हैज अथॉरिटी टू ग्रांट एडिशनल एक्सपेंस बियॉन्ड द इनिशियली अप्रूव्ड अमाउंट इफ द नीड अराइजेस लेटर इन द प्रोसीडिंग। इसमें क्या था, इसमें बोला है अगर कोर्ट ने ये अमाउंट फिक्स कर दी है कि मंथली 5000 रुपीज हस्बैंड को देने पड़ेंगे वाइफ को एज अ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, अगर कोर्ट ने ये चीज़ फिक्स कर दी है तो ज़रूरी नहीं है, कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकती। कोर्ट इस अमाउंट को चेंज कर सकती है, कोर्ट इसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। बढ़ा कब सकती है, जब कोर्ट को ये कोई प्रूव करता है, कोई भी पार्टी एप्लीकेंट ही प्रूव कर देता है कि रिस्पोंडेंट की इनकम अब बढ़ गई है, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको चेंज कर देगी अमाउंट को कि अब आप 5000 नहीं, अब आप 8000 रुपीज दोगे एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। अगर प्रोसीडिंग में भी आपका ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा है तो कोर्ट इसको बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट, और कोर्ट इस अमाउंट को 5000 को 3000 भी कर सकती है, कम भी कर सकते हैं अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी रिस्पोंडेंट है उसकी सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी कम हुई है या फिर अब एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग बहुत कम होते जा रहे हैं, तो कोर्ट इस मेंटेनेंस को कम भी कर सकती है। कोर्ट पे डिपेंड है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये था हमारा सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। Hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need any notes, please contact the number mentioned below. And if you need online and offline classes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.